हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। संगीता जी की आंखें बंद हो गई थीं, धड़कनें रुक गई थीं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून था। शायद वो जानती थीं कि रुद्र हमेशा तान्या का साथ देगा, और इसी सुकून के साथ वो इस दुनिया से जा चुकी थी। रुद्र ने अपने हाथों में संगीता जी के हाथों को देखा और अपने अधूरे शब्दों को पूरा करते हुए बोला, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से वो मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ये मेरा रुद्र राजवंशी का आपसे वादा है। ये कहते ही आंसुओं की दो बूंदें रुद्र की आंखों से छलककर संगीता जी के हाथों पर जा गिरीं। रुद्र ने संगीता जी की खुली आंखों को बंद किया और ड्राइवर श्याम से कहा, श्याम, आंटी को ले चलो। अब इस बारे में किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तान्या को लेकर वापस आता हूं। जिस आवाज में रुद्र हमेशा घमंड और रौब भरा होता था, आज उसकी आवाज में उदासी थी। उसने अपने बगल में खड़े दिवांश से कहा, दिवांश, तू घर जा। रुद्र, ये तू कैसे कह सकता है? मैं तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। दिवांश, मेरी बात को समझ और घर जा। मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए। वो तेरे लिए चिंता कर रहे होंगे। दिवांश ने गुस्से से हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मतलब नहीं जाऊंगा, भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनते ही रुद्र ने दिवांश को गले लगा लिया। ये पहली बार था जब रुद्र ने खुद से उसे गले लगाया था। ये याद आते ही दिवांश इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और एक स्माइल के साथ बोला, अब जहां भी जाएगा, अपने इस दोस्त को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएगा। ना चाहते हुए भी ये सुनकर रुद्र के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ ही गई। करीब आधे घंटे बाद दोनों एक पुराने बंगलो के लिविंग रूम के सोफा पर किसी राजा की तरह बैठे हुए थे। उनके सामने वाले सोफा पर करीब 70 साल के आसपास का एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और अपने सामने दो लड़कों को देखकर मजाकिया ढंग से मुस्कुरा रहा था। जब उसके आदमी ने बताया था कि राजवंश और एक और फैमिली के बेटे उससे मिलना चाहते हैं, तो उस वक्त वो थोड़ा कंफ्यूज था। पर जैसे ही उसे पता चला कि वो दोनों तान्या के लिए आए हैं, तो उसके फेस पर स्माइल आ गई, जैसे उसकी सदियों से बाकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बताओ बच्चों, क्या खाना पसंद करोगे? वैसे मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूं, पर तुम्हारी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूंगा। दिवांश ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी कर सको, तुम्हारी इतनी औकात है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। कुछ समय बाद वो चुप हुआ और गुस्से में आते हुए बोला, सही कहा बच्चे, मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, लेकिन तेरा बाप तो मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा, जब इसे पता चलेगा कि तू मेरे कब्जे में है। इतना कहकर त्रिलोक सेन फिर से हंसने लगा। उसके साथ उसके सारे आदमी भी हंसने लगे। गुस्से से दिवांश की मुट्ठियां बंद हो गईं। उसने त्रिलोक सेन पर चिल्लाते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। और सोफा से उठकर उस आदमी की तरफ एक कदम बढ़ाया। तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने दिवांश को इशारे से सोफा पर बैठने को कहा। दिवांश रुद्र की बात मानते हुए सोफा पर बैठ गया। रुद्र ने त्रिलोक सेन को गौर से देखा, फिर एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, त्रिलोक सेन, वीक इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ। करीब 12 साल पहले वीक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आती थी, लेकिन पिछले 5 साल में वीक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह दिवालिया हो गई। आज त्रिलोक सेन को अपना घर चलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करना पड़ रहा है। रुद्र रुका। देखा जाए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही दुख की बात है ना? अपने बारे में इतना सब कुछ सुनकर त्रिलोक सेन हैरान हो गया। उसने उसी हैरानी के साथ पूछा, लटके, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? रुद्र मुस्कुराने लगा। त्रिलोक सेन रुद्र को देख रहा था।
और उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी गई थी। फिर उसके बारे में कैसे पता चला, जबकि उसने अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में मुंबई के किसी इंसान को नहीं बताया था। कौन हो तुम? और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? रुद्र चुप रहा। त्रिलोक सेन से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से कहा, मुंबई में मेरे बारे में कोई नहीं जानता। दिल्ली में भी सब लोग मुझे भूल चुके हैं। राकेश सिन्हा ने मेरी आइडेंटिटी को बिजनेस की दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया है। ऐसे में वीक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता लगा पाना नामुमकिन है। फिर तुमने इस बारे में कैसे पता किया और क्यों? इस बार रुद्र सीरियस था। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। त्रिलोक सेन थोड़ा सोचकर बोले, ठीक है, पूछो। तुम दिल्ली से मुंबई क्यों आए हो? त्रिलोक सेन ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, मुझे किसी की तलाश है। रुद्र मुस्कुराया, जैसे वो इस जवाब से सैटिस्फाइड हो। ओके, मेरे पिताजी ने तुम्हें ही तान्या को किडनैप करने के लिए क्यों चुना, जबकि वो इस काम के लिए किसी को भी हायर कर सकते थे? त्रिलोक सेन मुस्कुराते हुए बोले, हो सकता है उन्हें लगा हो कि मैं इस काम को अच्छे से अंजाम दे सकता हूं। रुद्र को शायद इस जवाब का पहले से पता था। उसने अपना आखिरी सवाल पूछा, अगर तुमने तान्या को सिर्फ पैसों के लिए किडनैप किया है, तो मैं तुम्हें डबल देता हूं। बदले में तुम्हें अभी तान्या को मुझे सौंपना होगा। ये सुनते ही त्रिलोक सेन जोर जोर से हंसने लगा। नहीं नहीं, मुझे लगा था तुमने कुछ अलग बात कही, पर मैं तो गलत साबित हो गया। बच्चे, माना कि तुम बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, पर जो काम तुम अभी करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। त्रिलोक सेन रुका और आगे बोला, और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। जिस लड़की को तुम यहां बचाने आए हो, वो कुछ घंटों में मुंबई ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर होगी। पता है कैसे? नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। वो एक पल के लिए रुका। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, और ऐसी लड़कियों की डिमांड हर जगह होती है। इसलिए मैं उसे ऐसी जगह भेजने वाला हूं जहां उसकी खूबसूरती की कद्र हो सके। आखिरकार तुम भी तो उसकी खूबसूरती के कायल हो, वरना भला कौन एक नौकर की बेटी को इतनी अहमियत देगा? मैंने सही कहा। इतना बोलकर त्रिलोक सेन हंसते हुए वहां से जाने लगा। उसके कहे शब्द अभी भी रुद्र के कानों में गूंज रहे थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। वो इतने गुस्से में था कि उसके हाथों की नसें दिखने लगी थीं। ये देखते हुए दिवांश ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, हमें अगर तान्या को बचाना है तो जोर से नहीं, बल्कि होश से काम लेना होगा। लेकिन रुद्र उसकी बात सुनने वाला नहीं था। वो अपनी जगह से उठा, दांत पीसते हुए त्रिलोक सेन की तरफ बढ़ते हुए बोला, जिस लड़की को तुम बेच रहे हो, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही खून है। तुम्हारी अपनी ग्रैंड डॉटर है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनते ही त्रिलोक सेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिवांश के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग कभी रुद्र को देखते तो कभी त्रिलोक सेन को। त्रिलोक सेन ने एक बार फिर से रुद्र को हैरानी से देखा और कहा, तो तुम समझते हो? फिर तुम्हें पता होना चाहिए, उसी लड़की की मां की वजह से आज वीक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरा बेटा जेल में है। मेरे पोते पोती मुझे छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं। मेरी बेटी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। मेरा बेटा जेल से बाहर नहीं आना चाहता। इन सब के लिए वो औरत जिम्मेदार थी, जिसे आज मैंने खत्म कर दिया, और उससे जुड़ी हर चीज को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। ये कहकर त्रिलोक सेन ने अपने खास आदमी की तरफ रुख किया और ऑर्डर देते हुए बोला, इन दोनों को हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन्हें अभी खत्म कर दो। ये सुनते ही उस आदमी ने सिर हिलाया और अपनी पैंट की पॉकेट से गन निकालकर रुद्र और दिवांश की तरफ फायरिंग की। आवाज दूर तक गूंज गई। सभी हैरानी से उस आदमी को देखने लगे, जो अब मर चुका था। गोली रुद्र को नहीं, बल्कि उस आदमी को लगी थी। लेकिन कैसे? सभी शॉक में थे।
त्रिलोक सेन गुस्से से चिल्लाते हुए बोले। ये कैसे हुआ? किसने किया ये? और उनकी नजर जाकर रुद्र पर टिक गई। तूने किया? नहीं, तू ये कैसे कर सकता है? तू यहाँ अकेला आया था, फिर कौन हो सकता है? कहते ही एक साथ हजारों कदमों की चलने की आवाज सुनाई दी। सब अपने चारों तरफ देखने लगे और देखते ही देखते लिविंग रूम से लेकर बंगलो के हर कोने में ब्लैक यूनिफॉर्म पहने, चेहरे पर मास्क लगाए और हाथों में गन थामे छोटे बड़े चौड़े आदमी भर गए। त्रिलोक सेन को पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो लोग कौन हैं। उन सभी के मास्क पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एक लोगो बना था। ये राजवंश के आदमी थे। वहीं दिवांश, जिसे रुद्र की हिडन आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था, फिर भी इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर डर से कांपने लगा। उसने धीरे से रुद्र के कान में कहा, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? अगर तुझे त्रिलोक को खत्म करना था तो वो काम तेरा एक आदमी कर देता। बेवजह इन सब का टाइम और अपना पैसा बर्बाद किया। रुद्र ने एक नजर दिवांश को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वो इस वक्त काफी खतरनाक लग रहा था। दिवांश ने उसे पहली बार ऐसा देखा था। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तू कर ले जो करना है। मैं सोफा पर बैठ जाता हूँ। अपने डर को छुपाते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और उल्टे पैर चलते हुए जाकर सोफा पर बैठ गया। रुद्र ने अपनी नजरें त्रिलोक सेन की तरफ की और उनके पास जाने लगा। अब तो त्रिलोक सेन भी रुद्र की ताकत का अंदाजा लगा चुके थे। उन्होंने अपने कदम पीछे करने चाहे, लेकिन रुद्र के दो आदमियों ने उन्हें पकड़कर आगे की तरफ धकेल दिया। त्रिलोक सेन खुद को संभाल नहीं पाए। वो सीधे रुद्र के सामने मुंह के बल गिर गए। रुद्र ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर अपने पैर रख दिए। उसने थोड़ा जोर दिया। दर्द से त्रिलोक सेन तड़पने लगे और उसके पैर हटाने की कोशिश करने लगे। तेरी तो अभी से हालत खराब हो गई, फिर तू आगे ये सब कैसे सह पाएगा? इससे अच्छा मैं तुझे एक ही बार में खत्म कर देता हूं, लेकिन ऐसा करने पर तू आराम से मर जाएगा और तब मुझे सुकून कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुझे इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा, बल्कि मैं तुझे तेरे परम मित्र के हवाले कर देता हूं। सुना है तेरे बड़े बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हैं जेल में, क्यों ना तेरी खातिरदारी करने का मौका उन्हें ही दे दिया जाए? इतना कहकर रुद्र ने अपने एक आदमी की तरफ रुख किया। वो आदमी देखने में सबसे बड़ा और डरावना था। उसका नाम था वज्र। वज्र? यस बॉस। मुझे ये दोबारा मुंबई में नजर नहीं आना चाहिए। यस बॉस। रुद्र बंगलो से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे दिवांश भी बाहर आया। बाहर का नजारा देखकर दिवांश और भी ज्यादा शॉक हो गया। हर 2 कदम की दूरी पर मास्क और ब्लैक यूनिफॉर्म में हजारों आदमी खड़े थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।